Good evening, everyone. Good evening, everyone. Welcome you all to the Sports Science Academy. मेरी आवाज आ रही है सबको? एक मिनट. हाँ. Good evening, everyone. Welcome you all to the Sports Science Academy. Good evening. आवाज आ रही है सबको मेरी? Yes. चलो. आज हम पढ़ेंगे काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन एंड न्यूरल कंट्रोल ऑफ मोटर स्किल. ये हमारा टॉपिक है एज पर द यूजीसी नेट सिलेबस. एंड लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. काइनेस्थेटिक सेंस, प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोसियोसेप्टर और काइनेस्थेटिक सेंस रिसेप्टर, ये आज का हमारा टॉपिक है. इसके बेस्ड इस एप्लीकेशन भी कुछ पढ़ेंगे हम स्पोर्ट्स में और ड्यूरिंग एक्सरसाइज. इसका क्या रोल है काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन का, ऑटोजेनिक इनहिबिशन, गोल्गी टेंडन ऑर्गन, जॉइंट रिसेप्टर्स, मसल स्पिंडल, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है ये सब हम पढ़ेंगे राइट इन दिस चैप्टर. तो लेट्स स्टार्ट. अब देखो काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन क्या करता है. सबसे पहले हम देखते जानने नॉर्मल कि जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी बॉडी पोजीशन की, जो भी चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में राइट, वो सारे चेंजेस को, हमारे बॉडी के मूवमेंट को डिटेक्ट करता है रिसेप्टर्स और वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है. जो रिसेप्टर्स, those receptors which detect the changes, which kind of changes, body position. बॉडी पोजीशन, जैसे आप आईज क्लोज करके भी अपने पैर को उठाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा पैर किस एंगल पे है. आप जजमेंट कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो. आपकी आईज बंद रहेगी फिर भी आपको कैसे पता चल जाता है कि आपका पैर कहाँ पर लिफ्ट है, कितने एंगल पर लिफ्ट है, आपने उसको पैर को लिफ्ट किया है ना. तो ये क्या है, काइनेस्थेटिक सेंस है. मतलब क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी पोजीशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन तक, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है. जो रिसेप्टर्स, उन्हें हम बोलते हैं काइनेस्थेटिक रिसेप्टर्स, काइनेस्थेटिक रिसेप्टर्स. ओके. और इस प्रोसेस को बोलेंगे प्रोप्रियोसेप्टर्स, और इन रिसेप्टर्स को प्रोप्रियोसेप्टर्स भी बोल सकते हैं. काइनेस्थेटिक रिसेप्टर्स या प्रोप्रियोसेप्टर्स मतलब these are the receptors which carries information, which provide information to the CNS regarding body position, body posture and pressure exerted on the body. ठीक है. तो डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे मसल स्पिंडल हो गया, गोल्गी टेंडन हो गया, जॉइंट रिसेप्टर्स हो गया. ये सारे रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ब्रेन को एक अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं. ये क्या करते हैं, ब्रेन को अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं. इन जनरल काइनेस्थेटिक सेंस रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि जो रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन पहुंचाए. विच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बॉडी पोजीशन टू द सीएनएस इज कॉल्ड काइनेस्थेटिक रिसेप्टर्स एंड विच इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, है ना. तो ये बॉडी पोजीशन, बॉडी की टेंशन कितनी है, बॉडी की लेंथ, मसल्स कितनी लेंथ हो रही है, सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन. इसमें हम देखें तो मसल स्पिंडल, गोल्गी टेंडन ऑर्गन, जॉइंट रिसेप्टर्स, ये सारे के एक एक करके हम पढ़ेंगे वन बाय वन. सबसे पहले देखते हैं जॉइंट रिसेप्टर्स. अब नाम से ही लग रहा है जॉइंट रिसेप्टर्स, है ना. तो ये मेनली जॉइंट रिसेप्टर्स हैं. ये भी एक काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन है. द टर्म काइनेस्थेसिया मीन्स, काइनेस्थेसिया मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग देखे, डिक्शनरी में देखे काइनेस्थेसिक का मीनिंग क्या होता है. कॉन्शियस रिकॉग्निशन ऑफ बॉडी पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स रिस्पेक्ट टू वन अनदर एज वेल एज रिकॉग्निशन ऑफ स्पीड ऑफ मूवमेंट, लिम्ब मूवमेंट. ये जो काइनेस्थेसिया है इसका मतलब क्या होता है, कॉन्शियस रिकॉग्निशन ऑफ बॉडी पोजीशन, बॉडी पोजीशन के बारे में रिकॉग्निशन कि कहाँ पर है हमारी बॉडी पोजीशन रिस्पेक्ट टू वन अनदर. जैसे हमने लेग उठाया तो उस लेग की पोजीशन कितनी है फ्रॉम दिस लेग, कितने डिग्री पे उठा है, कितने लंबा है. हम आई बंद करके भी इस इंफॉर्मेशन को बता सकते हैं हमारे सीएनएस को.
और साथ ही साथ लिम्ब मूवमेंट का स्पीड, है ना। तो बॉडी पोजीशन, बॉडी में कितना टेंशन आ रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिम्ब्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन, मूवमेंट की सारी इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाता है? कानेस्थेटिक सेंस। तो इसको बोलते हैं कानेस्थेटिक सेंस। कानेस्थेटिक सेंस का मतलब समझ में आया आपको? क्या होता है कानेस्थेटिक सेंस का मतलब? मीन्स recognition of body position. These are the sense organ which is responsible for the recognition of our body position, speed of movement, position of your body parts. ओके, कानेस्थेटिक रिसेप्टर्स कौन होते हैं? जो इस इंफॉर्मेशन को, किस इंफॉर्मेशन को? बॉडी पोजीशन की इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं, उनको बोलते हैं कानेस्थेटिक रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं? जॉइंट रिसेप्टर्स, मसल स्पिंडल, गोल्गी टेंडन ऑर्गन, दिस आर द कानेस्थेटिक रिसेप्टर्स। और इसको हम प्रोप्रियोसेप्टर्स भी बोल सकते हैं। प्रोप्रियोसेप्टर्स, कानेस्थेटिक रिसेप्टर्स, दिस आर द बोथ सेम टर्म है ना। तो जॉइंट रिसेप्टर्स नॉर्मली जॉइंट में होते हैं। ये लिम्स का जो मूवमेंट है उसके बारे में बताते हैं, रिकॉग्नाइजेशन रिगार्डिंग लिम्स, बॉडी पार्ट एज वेल एज रेट ऑफ लिम्ब मूवमेंट। जो भी हमारे हाथ पैर जो भी मूवमेंट हो रहा है ना लिम्स में, जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, लेग रेस कर रहे हैं और हमारी आईज क्लोज है, तो जो लिम्स का मूवमेंट हो रहा है, पैर का मूवमेंट हो रहा है, इसमें क्या कहीं ना कहीं यहाँ पे जॉइंट्स है, तो ये जॉइंट में भी कुछ ना कुछ रिसेप्टर्स है। उससे आपको पता चल जाता है आपके ब्रेन को कि हमारा लिम्ब का मूवमेंट कहाँ पर है, कितना इसमें प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। तो ये रिसेप्टर्स नॉर्मली जॉइंट में एलोकेटेड होते हैं। ये फ्री नर्व एंडिंग्स होती है, फ्री नर्व एंडिंग्स, जैसे नर्व है नर्व, इसकी फ्री नर्व एंडिंग्स। पेकिनियन कॉर्पस, गोल्गी टाइप रिसेप्टर्स, गोल्गी टेंडन ऑर्गन अलग है, याद रखना, ये गोल्गी टाइप रिसेप्टर है, ठीक है। ये 3 टाइप के जॉइंट रिसेप्टर्स होते हैं। जॉइंट रिसेप्टर्स, ये क्या है? जॉइंट रिसेप्टर्स जो हमारी लिम्ब की मूवमेंट, लिम्ब की रेट के बारे में, बॉडी पार्ट के बारे में, पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। इसको जॉइंट रिसेप्टर क्यों बोला गया है? क्योंकि दिस आर लोकेटेड नियर द जॉइंट, एट द जॉइंट, अराउंड द जॉइंट। तो दिस आर द फ्री नर्व एंडिंग, गोल्गी टाइप रिसेप्टर, पेकिनियन कॉर्पस। एक एक का देखते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? जॉइंट रिसेप्टर्स क्या होते हैं? लिम्ब मूवमेंट का स्पीड को, लिम्ब्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, किस पोजीशन पे है, किस रेट से मूवमेंट कर रहा है। पेकिनियन कॉर्पस, गोल्गी टेंडन रिसेप्टर और फ्री नर्व एंडिंग, दिस आर द जॉइंट रिसेप्टर्स। अब अगर बात करें फ्री नर्व एंडिंग की, तो देखो स्पेसिफिक, ये जनरल में तो हमने बता दिया जॉइंट रिसेप्टर्स का काम क्या है, स्पेसिफिक इनका काम क्या है, फ्री नर्व एंडिंग का स्पेसिफिक काम क्या है, पहले तो लिख लीजिए। जॉइंट रिसेप्टर लिखो, चलो राइट इट डाउन। जॉइंट रिसेप्टर, उसके अंदर 3 पॉइंट लिख लेना, फ्री नर्व एंडिंग, गोल्गी टेंडन टाइप रिसेप्टर, पेकिनियन कॉर्पस, ये लिख लो तीनों। एवरीवन जिसने लिख लिया लाइक प्रेस कर देना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लिख लो, और उसके पहले ये लिखना रिसेप्टर्स, कानेस्थेटिक रिसेप्टर्स। उसके नीचे क्या लिखोगे? कानेस्थेटिक रिसेप्टर्स के नीचे ये तीनों रिसेप्टर्स लिख लो। ये ब्रॉडर वे, कानेस्थेटिक रिसेप्टर्स को हम अगर नॉर्मली क्लासीफाई करें तो इस वे में हम कर सकते हैं। एवरीवन नोट इट डाउन। मसल स्पिंडल, गोल्गी टेंडन ऑर्गन एंड जॉइंट रिसेप्टर्स, दिस आर द कानेस्थेटिक रिसेप्टर्स। राइट डाउन एवरीवन। लिख लिया? प्रेस लाइक दोज हु रिटन। ओके, चलो, है ना। अब लिखो फ्री नर्व एंडिंग। फ्री नर्व एंडिंग का स्पेसिफिक काम क्या है? सेंसिटिव टू टच एंड प्रेशर। राइट डाउन। फ्री नर्व एंडिंग के सामने लिखना सेंसिटिव टू टच एंड प्रेशर। टच की इंफॉर्मेशन, प्रेशर की इंफॉर्मेशन को ये पहुंचाता है ब्रेन तक। गोल्गी टाइप रिसेप्टर्स का काम क्या है? ये कहां फाइंड होते हैं गोल्गी टेंडन टाइप रिसेप्टर्स? लिगामेंट अराउंड द जॉइंट। ये सिमिलर वे में काम करते हैं, सिमिलर टू द अबव नर्व एंडिंग। इसमें कुछ स्पेसिफिक लिखने की जरूरत नहीं है। पेकिनियन कॉर्पस,
ये भी टिश्यूज एंड अराउंड द जॉइंट होते हैं, आसपास जो भी टिश्यूज हैं, लिगामेंट्स हैं, जॉइंट्स हैं, है ना। ये किस वे में काम करते हैं? डिटेक्ट रेट ऑफ जॉइंट रोटेशन। स्पेसिफिक लिखो, पेकेनियन कॉर्पस का काम क्या है? डिटेक्ट द रेट ऑफ जॉइंट रोटेशन। मेन वर्क क्या है इसका? अब इनके देखो अलग अलग हम पढ़ रहे हैं ना ये टाइप। अब आपको पता होना चाहिए फ्री नर्व एंडिंग का स्पेसिफिक काम क्या है। सेंसिटिव टच एंड प्रेशर। पेकेनियन कॉर्पल्स का काम क्या है? डिटेक्ट द रेट ऑफ जॉइंट रोटेशन। जॉइंट रोटेशन हम जो भी करते हैं, जैसे हम आर्म सर्कमडेक्शन कर रहे हैं, है ना, मूवमेंट कर रहे हैं रोटेशन का, उस टाइप की इंफॉर्मेशन को कौन कैरी करता है? पेकेनियन कॉर्पस्कल्स। क्लियर है? यस, लिख लिया सबने? प्रेस लाइक। क्लियर है तो ठीक है। एनी डाउट? ओके, प्रोसीड। नाउ मसल्स प्रोप्रियोसेप्टर्स, ये अभी हमने क्या देखे थे? ये तीनों थे जॉइंट प्रोप्रियोसेप्टर्स। अब बात करते हैं मसल्स प्रोप्रियोसेप्टर्स की। मसल्स प्रोप्रियोसेप्टर्स में नॉर्मली अगर हम देखें तो दो टाइप के हैं। वो दो टाइप क्या है? मसल स्पिंडल और गोल्गी टेंडन ऑर्गन। ये गोल्गी टेंडन ऑर्गन है, गोल्गी टाइप रिसेप्टर नहीं। इसके पहले हमने क्या देखा था? ये गोल्गी टाइप रिसेप्टर है। अभी हम बात कर रहे हैं गोल्गी टेंडन ऑर्गन की। इट इज वन ऑफ द मसल्स प्रोप्रियोसेप्टर्स। तो गोल्गी टेंडन ऑर्गन का काम क्या है और इसका क्या इंफॉर्मेशन है, पहले स्पेसिफिक जाने से पहले नॉर्मल सा देख लेते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द मसल प्रोप्रियोसेप्टर्स। मसल्स मैकेनिकल रिसेप्टर्स बोल सकते हैं इन दोनों को। जैसे हमने कार्डियोवास्कुलर या फिर सेंट्रल कमांड थ्योरी में पढ़ा था, एक्सरसाइज के टाइम पे हमारा जो केमिकल चेंजेस होता है, मैकेनिकल चेंजेस होता है। क्या मैकेनिकल चेंजेस? रिगार्डिंग प्रेशर, टेंशन कितना आ रहा है, लोड कितना आ रहा है, लेंथ में क्या चेंज हुआ मसल्स की, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हुआ तो लेंथ में चेंज हुआ मसल्स की। तो वो इन्फॉर्मेशन मैकेनिकल रिसेप्टर्स कैरी करते हैं ना, ब्रेन तक, रेगुलेटरी सेंटर तक लेके जाते हैं। सेंट्रल कमांड थ्योरी में, कार्डियोवास्कुलर में हमने देखा था। तो ये वही मैकेनिकल रिसेप्टर्स है, इनको मैकेनिकल रिसेप्टर्स बोल सकते हैं। तो देखो ये वही जिस सेम चीज हमने देखी थी सेंट्रल कमांड थ्योरी में, कार्डियोवास्कुलर कंट्रोल सेंटर तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे? ये जो भी चेंजेस आएगा मसल्स में, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स की लेंथ में चेंज होता है ना, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, स्ट्रेचिंग होती है मसल्स की, एक्सटेंड होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा। सेकेंड कौन सी इन्फॉर्मेशन? इसमें कितना टेंशन डेवलप हो रहा है, कितना लोड आ रहा है, वो इन्फॉर्मेशन को भी कैरी करेंगे। कहां तक? ब्रेन तक। तो ये मसल्स मैकेनिकल रिसेप्टर्स है। अब स्पेसिफिक इन दोनों में से इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, मैं अभी आपको बताऊंगा। इन जनरल ये मसल्स मैकेनिकल रिसेप्टर्स का काम है। तो मसल्स मैकेनिकल रिसेप्टर्स के नीचे लिखना मसल्स स्पिंडल और गोल्गी टेंडन ऑर्गन, ये लिखो। इसके नीचे लिखो मसल्स प्रोप्रियोसेप्टर्स, उसके नीचे लिखना सब टाइटल लिखो मसल्स स्पिंडल और गोल्गी टेंडन ऑर्गन। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों का काम मैंने बता दिया आपको। अब इसके बारे में थोड़ा सा और, गोल्गी टेंडन ऑर्गन का काम क्या है? टेंशन को कैरी करता है। अब जो भी मैं सपोज कितना उठा रहा हूं वेट, सपोज मैं उठा, अब इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके। मैं सपोज 5 kg का वेट डंबल उठा रहा हूं। अब ये मेरे ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि मैं 5 kg का डंबल उठा रहा हूं? ये इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करेगा गोल्गी टेंडन ऑर्गन। गोल्गी टेंडन ऑर्गन क्या करता है? मसल्स में कितना टेंशन है उस चीज को डिटेक्ट करता है। इसके बारे में वो डिस्कस करेंगे, अभी बस इतना लिखो। गोल्गी टेंडन ऑर्गन डिटेक्ट द टेंशन डेवलप्ड इन द मसल। और स्पिंडल का क्या है? रिलेटिव लेंथ ऑफ मसल्स, जो भी मसल्स में लेंथ में चेंजेस आएगा, मसल्स कंट्रैक्ट होगी या रिलैक्स होगी या कंट्रैक्ट होगी, जो भी चेंजेस आया मसल्स की लेंथ में, वो कौन कैरी करता है? मसल स्पिंडल फाइबर। क्लियर है? काम क्लियर है दोनों का? गोल्गी टेंडन ऑर्गन कैरीज इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन रिगार्डिंग टेंशन और लेंथ, टेंशन, ओके, एंड स्पिंडल रिगार्डिंग लेंथ, ओके। क्लियर है? अब देखो दोनों का डिस्कस करते अलग से, इसमें कुछ खास है नहीं समझने के लिए। मसल स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? ये जो हमारी मसल्स है ना, मसल्स में एक अंदर की साइड में इंटरनली, ये मसल्स है सपोज, तो ये मसल्स के फाइबर है सपोज,
एक मिनट, ये मसल्स के फाइबर है, ये पैरेलली रन करते हैं मसल्स के फाइबर, उसी के बीच में, उसी में ही मसल्स में ही ये गोल्गी टेंडन ऑर्गन भी, सपोज ये ब्लू वाला है, ये भी पैरेलली मसल फाइबर के साथ रहेगा। इसमें भी नर्व जुड़ा रहता है, जैसे मोटर यूनिट रहती है हमारी, वैसे इसमें भी एक नर्व एंडिंग रहती है। तो ये मसल स्पिंडल हो गया, समझ लो ब्लू वाला, ठीक है। तो ये क्या, अब जब मसल्स की लेंथनिंग चेंज होगी, मसल्स कभी कंट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, तो इसमें भी चेंजेस आएगा। तो ये लेंथ को डिटेक्ट करता है, ये चेंजेस को डिटेक्ट करता है मसल स्पिंडल, है ना। अब ये मसल स्पिंडल कहां पे ज्यादा होते हैं, जहां पे फाइन मूवमेंट चाहिए रहता है, जैसे आईज हो गया, हैंड हो गया, जहां पे आपको एक्यूरेसी से काम करना होता है, फाइन मोटर एक्टिविटीज, वहां पे ये इसका नंबर ज्यादा होता है। कहां पे ज्यादा होता है इसका नंबर, ज्यादा कहां पे होता है, वेयर फाइन मोटर एक्टिविटीज रिक्वायर्ड, जैसे फिंगर्स हो गया, पेंटिंग कर रहे हो आप, तो वहां कंट्रोल चाहिए ना, प्रिसियस कंट्रोल चाहिए हमारी फिंगर्स में, तो वहां पे ये ज्यादा होता है, जहां पे फाइन डिग्री ऑफ कंट्रोल रिक्वायर्ड है। पर जहां पे ग्रोस मोटर एक्टिविटी करते हैं, जैसे रनिंग करना, जंपिंग करना, वहां कोई एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है इतनी, वहां फाइन एज कंपेरेटिवली पेंटिंग करना में ज्यादा आपको प्रिसिएशन चाहिए एज रिगार्डिंग जंपिंग। तो वो ग्रोस मोटर एक्टिविटी जहां है, जैसे लार्जेस्ट मसल्स हो गई, वहां पे मसल स्पिंडल का नंबर कम होता है। क्लियर है। मसल स्पिंडल कहां पे ज्यादा होंगे, फिंगर्स में, हैंड्स में, है ना, जहां पे फाइन एक्टिविटी चाहिए, ठीक है। और ये इंट्राफ्यूजल फाइबर होता है, इनसाइड द मसल होता है, यहां पे ये इनसाइड द मसल फाइबर होगा, ठीक है, इनसाइड द मसल। क्लियर है ना मसल स्पिंडल के बारे में। मसल स्पिंडल हमारे दो टाइप के लेंथ को चेंज, हाँ यस यस, no, I am saying the number of muscle spindle, density of muscle spindle, regarding density of muscle spindle in a quantity, we can say quantity of muscle spindle, है ना, are greater in which muscles, or those muscles which required high degree of precision control, like finger. In finger, if we do painting, we require higher degree of accuracy. So where in that kind of muscles, the muscle spindle are large in number, right. We have two kind of movement, fine movement and gross movement. Fine movement just like making, painting, writing, okay, which required higher accuracy. Here the muscle fiber are very low, muscles, number of muscles are low. In gross movement, what we do, what is gross movement, jumping, running, right, jumping, running, these are the gross motor movement. So here the muscle spindle fiber density is large, more number of muscle fiber, we can say muscle spindle density of muscle spindle will be large, where we required fine motor or fine control of accuracy or degree of movement, just like fingers, hands. But where we required gross movement and we don't require such amount of accuracy or degree of difficulty, जहाँ पे हमें मतलब नॉर्मल सा वर्क चाहिए, एक्यूरेसी नहीं चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं चाहिए, इन केस ऑफ मूवमेंट कॉम्प्लिकेशन, तो वहाँ पे क्या आएगा, डेंसिटी विल बी लो, ओके, जस्ट लाइक जंपिंग, quadriceps मसल्स, hamstring मसल्स. तो कंपेरेटिवली इन फिंगर मसल स्पिंडल डेंसिटी विल बी मोर, not total, I am talking about the density, absolute not, I am talking about the absolute value. टोटल ज्यादा नहीं होगा, कंपेरेटिवली मसल्स का साइज के हिसाब से यहाँ पे ज्यादा होगा, और ग्रोस क्वाड्रिसेप मसल और हैमस्ट्रिंग मसल्स में क्या होगा, मसल स्पिंडल की डेंसिटी कम होगी. क्लियर. ओके, नाउ
अब ये मसल स्पिंडल का काम क्या है, ये दो टाइप के हमारे चेंजेस को डिटेक्ट करता है। इंटरेस्टिंग है, आपको इंप्लीकेशंस पता चलेंगे स्पोर्ट्स में इसके। क्या करता है, डायनामिक चेंजेस को, स्टैटिक चेंजेस को, दो टाइप के चेंजेस करता है, नॉर्मल सी बात है। अब ये करता है परफॉर्म कुछ काम। आप समझ लीजिए, देखो फॉर एग्जाम्पल आपको मैं डायग्राम बना के बताता हूँ। सपोज आप वॉलीबॉल मारने जा रहे हो या आप रैकेट में बैकहैंड ले रहे हो, तो बैकहैंड क्यों लेते हैं हम? आपको बैकहैंड लेने की क्या जरूरत है? आप पीछे पीछे क्यों स्विंग करते हो, आपने ड्राइव लेते क्यों? बिफोर मेकिंग एग्जीक्यूशन व्हाई यू टेक योर आर्म्स बैक साइड? हाँ, तो फोर्स क्यों ज्यादा लगेगा उससे? सही बात है, क्यों ज्यादा लगेगा फोर्स? सपोज दिस इज योर आर्म्स, है ना, आप यहां क्या किया आपने, ये रैकेट है आपके हाथ में, ठीक है, और ये आपने मारने जा रहे हो पहले, तो इसको क्या करोगे आप, पीछे की साइड में ड्रॉ करोगे, है ना, पीछे की साइड में लेके जाओगे रैकेट को, और आगे की साइड में इसको लेके जाओगे, पीछे की साइड में लेके जाओगे, है ना। या फिर हम जैसे वॉलीबॉल में देखें तो क्या होता, मारने से पहले, ये बॉल है, ये आर्म्स को मारने से पहले, ये जो स्पाइक मार रहे हैं ना हम, स्पाइक, तो मारने से पहले हम क्या करते हैं, ये मारने से पहले क्या करते हैं, आर्म्स पहले यहां होते ना, इस पोजीशन पे होते, पीछे लेके जाते फिर मारते ना, ये ऐसा आएगा, पीछे के लिए लेके जाते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये मसल स्ट्रेच होगी ना यहाँ की, क्या होगा, अगर हम इसको कर रहे हैं तो मसल स्ट्रेच होगी ना, यस। सो इन दिस वे व्हाट विल हैपन, यस, फोर्स विल जनरेट ऑब्वियसली। सो इन दिस वे जस्ट लाइक रबड़ को हम पीछे खींचते हैं और वापस अपनी जगह पे आता है, जैसे इलास्टिक रबड़ है, इसको हम पीछे की साइड खींचते हैं और वापस अपनी जगह पे रिटर्न आएगा, वैसे ही हम क्या करते हैं, मसल्स को पीछे की साइड ड्रॉ करते हैं। हम क्या करते हैं, मसल्स को पीछे की साइड में ड्रॉ करते हैं, पीछे की साइड में स्विंग करते हैं, प्री स्विंग करते हैं, प्री स्विंग, और यहां पे भी हम देखें तो स्पाइक मारने से पहले इसको स्विंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, अब देखो हमारी जो मसल स्पिंडर है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करता है। अगर ये हमारी मसल स्ट्रेच होती है, मसल्स हमारी स्ट्रेच होती है, ये बात समझना, मगर मसल्स स्ट्रेच होगी ज्यादा तो क्या करेगा, मसल स्पिंडल एक्टिवेट होगा, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाएगा, सीएनएस तक, और सीएनएस से क्या करेगा, उस चीज को फटाक से नॉर्मल कर देगा, नॉर्मल करेगा, वापस कि अपनी जगह पे आओ, वापस जल्दी से, तुरंत। जैसे मैंने रबड़ को मैंने स्ट्रेच किया, मसल समझ लो, रबड़ क्या है, मसल स्पिंडल है, रबड़ को मैंने स्ट्रेच किया, भाई मैंने स्ट्रेच किया तो ये ब्रेन तक इंफॉर्मेशन गई, सीएनएस तक, उसके रिस्पॉन्स में क्या आएगा, सीएनएस बोलेगा नहीं, तुरंत वापस अपनी जगह पे आओ, तो ये तुरंत अपनी जगह पे आ जाएगा, नॉर्मल पोजीशन पे वापस, अगेन तुरंत स्पीड में वापस आएगा। तो वैसे ही क्या होता है, जब मसल फाइबर अपनी लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस होते, फास्ट तरीके से स्पीड में स्ट्रेस होंगे, तो ये तुरंत क्या होंगे, अपनी जगह पे वापस आएंगे। तो ये जैसे इलास्टिक में हम रबड़ का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम इस तरीके से, क्योंकि वो अपनी पोजीशन पे वापस मसल्स आती है, तो ये क्या कर सकती है, एक फोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकती है। इस तरीके से हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेस रिफ्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस रिफ्लेक्स या माइटोटिक रिफ्लेक्स। जब हम मसल्स में प्री स्विंग लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, मसल्स में ड्रॉ करते हैं, पीछे की साइड में बैक स्विंग लेते हैं, तो मसल जब स्ट्रेस हो रही है तो तुरंत ब्रेन के पास में सिग्नल गया और ब्रेन ने क्या करा, तुरंत इसको अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ले आया। जैसे मैंने रबड़ को स्ट्रेच किया तो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन गई कि मैंने इसको स्ट्रेच किया, तो रबड़ अपने पास तुरंत अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इस दिस वे में तो हम इस फोर्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, रिटर्न आने के लिए, कर सकते कि नहीं कर सकते, है ना। तो ये होता है माइटोटिक रिस्पॉन्स। जब हम क्या होता है, रैपिड स्ट्रेचिंग ऑफ स्केलेटल मसल्स रिजल्ट इन रिफ्लेक्स कंट्रैक्शन। अगर हम अचानक से मसल्स को स्ट्रेच करेंगे तो मसल्स क्या होगी, तुरंत कंट्रैक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मसल स्पिंडर वहां पे एक बैठा हुआ है, उसने जाके कंप्लेन कर दी ब्रेन को कि भाई मसल्स तो अपनी लिमिट से ज्यादा जा रही है, और ब्रेन तुरंत क्विकली विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम बहुत स्पीड में मसल्स को अपनी जगह पे वापस ले आएगा। क्लियर है सबको।
तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस रिफ्लेक्स, मायोटेटिक रिफ्लेक्स। क्लियर है? एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। जिसको क्लियर है रेज योर हैंड, ओ प्रेस लाइक, और जिसको नहीं क्लियर है वो अपने रेज हैंड को रेज करो, जिसको क्लियर नहीं है। दोज who understand press like, और those who didn't understand raise your hand। किसी को कुछ डाउट हो तो ठीक है। तो देखो ये होता है मायोटेटिक रिफ्लेक्स। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है, देखो ये मसल स्पिंडल फाइबर है, मैंने आपको इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन दे दी है ना। ये अगर हमारा क्विक रिफ्लेक्स होता है, अगर हम इसको वाइंड अप, athlete also use stress reflex when they incorporate a back swing in a wind up or any sort of pre-stretch movement। ठीक है, अगर क्यू प्री स्ट्रेच, पहले जो हम स्ट्रेच करते हैं बैक स्विंग लेते हैं, वो अगर क्यूकर है बैकवर्ड मूवमेंट, द लार्जर द कंट्रेक्शन ऑफ मसल्स क्रिएटिंग द टॉर्क फॉरवर्ड मूवमेंट, बैक स्विंग ऑफ टेनिस ड्यूरिंग द फोरहैंड स्मोक एग्जांपल। क्लियर है? तो इस केस में इसका इस्तेमाल हो सकता है। और ये किस वजह से है, स्ट्रेस रिफ्लेक्स की वजह से मसल्स के। अब मसल्स स्पिंडल किस लिए बिठाया, ऐसे तो बिठाया नहीं ना उनको भाई, उनका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह भी काम करते हैं कि मसल ज्यादा ओवर स्ट्रेस ना हो जाए। क्लियर है? यस, चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रेस रिफ्लेक्स हमारे स्पाइनल कोड से तुरंत एक रिफ्लेक्स, देखो जो भी रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स आएगा ना डायरेक्टली ब्रेन से नहीं आएगा, स्पाइनल कोड से इंफॉर्मेशन आती है उसकी। रिफ्लेक्स मूवमेंट, सपोज आपका हाथ है पीछे, आप खड़े हुए से और साइड में गेट के वहां अगरबत्ती लगी है और आपको पता नहीं है, क्या आपको पता नहीं है, आपको पीछे से चटका लग गया, पीछे एल्बो के पीछे अगरबत्ती का, और आपका हाथ अचानक से नीचे ड्रॉ हो जाएगा। ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब विदाउट योर कंट्रोल। तो इसका जो रिस्पॉन्स वो कहां से जनरेट होता है, डायरेक्टली फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। इसका रिस्पॉन्स ब्रेन से नहीं आता। तो जो भी रिस्पॉन्स स्पाइनल कॉर्ड से आता है जो कि फास्ट रहता है, इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ऐसे ही हमारा स्ट्रेस रिफ्लेक्स है। इस केस में क्या होगा, जो भी रिस्पॉन्स है इधर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, तुरंत मसल्स क्या हो जाएगी, स्ट्रेस ज्यादा हुई तो वापस कंट्रैक्ट हो जाएगी। तो डेट इज अ रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ अवर ब्रेन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब पता है ना? ओके अचानक से आपको किसी ने आके पिंच कर दिया, तो आपको अचानक से जो भी रिस्पॉन्स करते हो, हाथ अपना विड्रॉल कर लेते हो, है ना। इसका प्रोसेस वही है, देखो नॉर्मल सा है, जो स्ट्रेस यहाँ पे स्ट्रेस हुआ, इंफॉर्मेशन गई और अचानक से नॉर्मल होने के लिए इंफॉर्मेशन आ गई, ये अचानक से क्या आएगी, नॉर्मल हो जाएगी। गॉट इट? गोल्गी टेंडन ऑर्गन। अब देखो अनदर केस, अब स्ट्रेस के लिए तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है। अब एक और चीज के लिए हमारी मसल्स को चाहिए गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। किस चीज के लिए? लोड के लिए। आपकी कैपेसिटी है सपोज वेट उठाने की 50 kg, पर आपने उठा लिया 200 kg का वेट अचानक से, तो ये मसल्स के लिए हार्मफुल होगा कि नहीं होगा, बताओ? आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, तो अगर आपने ये वेट उठा लिया अचानक से, तो क्या होगा, आप इसको अचानक से क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। क्योंकि आपका ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन छुड़वा देगा ना आपसे, ये वेट छुड़वा देगा कि नहीं आपसे, ये ब्रेन वेट छुड़वा देगा कि नहीं छुड़वा देगा, है ना। तो यहां पे क्या होता है, इस चीज को कौन डिटेक्ट करेगा? इस चीज को डिटेक्ट करेगा गोल्गी टेंडन ऑर्गन। कौन डिटेक्ट करेगा इस चीज को? गोल्गी टेंडन ऑर्गन। गोल्गी टेंडन ऑर्गन किसको डिटेक्ट करता है? टेंशन को, कितना लोड आपकी बॉडी पे है, कितना लोड है, इसको डिटेक्ट करेगा। ब्रेन के पास इंपल्स जाएगा और ब्रेन को लगा कि भाई, ब्रेन को पता चला कि बहुत ज्यादा लोड है, बहुत ज्यादा हैवी है, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा? विड्रॉल। आप क्या कर दोगे, छोड़ दोगे इस वेट को तुरंत। तो ये गोल्गी टेंडन का ऑर्गन का काम है। समझ में आ रहा है आपको गोल्गी टेंडन ऑर्गन का काम क्या है? इट डिटेक्ट द चेंज इन टेंशन।
तो ये भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है ना, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, है कि नहीं? वरना हमें पता कैसे चलेगा कि हम ज्यादा वेट उठा रहे हैं? मतलब हमारी कैपेसिटी से ज्यादा उठाते रहेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा ज्यादा, है ना, हम विड्रॉल भी करेंगे तो हमारे लिए हार्मफुल होगा ना, हमारी बॉडी के लिए, हमारी मसल्स के लिए। तो जो चेंजेस डिटेक्ट करता है, जो भी चेंजेस, आप 5 kg का उठा रहे हो, वो भी टेंशन आपके ब्रेन तक जा रहा, तो जो टेंशन डिटेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं गोल्गी टेंडन ऑर्गन। क्लियर है यहां तक? मॉनिटर द टेंशन प्रोड्यूस्ड बाय मसल्स कंट्रैक्शन, गोल्गी टेंडन ऑर्गन आर लोकेटेड विद इन द टेंडन। इसको जीटीओ भी बोलते हैं। ये सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करते हैं, प्रिवेंट करता है कि एक्सेसिव फोर्स को आप प्रोड्यूस ना करें आपके मसल्स। ये इनहिबिटरी, एक्साइट इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। अभी आपको मैंने बताया ये क्या किया इसने क्या किया? अभी ये जो विड्रॉल किया मतलब क्या किया? इनहिबिशन किया ना। इनहिबिशन मतलब किसी भी चीज को रोकना, इनहिबिशन किया ना, यहां से न्यूरॉन गया और ये क्या किया? इनहिबिटरी रिस्पॉन्स। इसको क्या बोलेंगे? इनहिबिटरी रिस्पॉन्स। इनहिबिटरी रिस्पॉन्स का मतलब समझ में आ रहा है आपको? हमें किसी भी चीज को रोकना हो, किसी भी प्रोसेस को रोकना हो, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्स आता है उसे हम बोलते हैं टू स्टॉप एनी प्रोसेस, इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब टू स्टॉप एनी प्रोसेस। इनहिबिटरी रिस्पॉन्स मीन्स रिस्पॉन्स टू स्टॉप एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को रोकने के लिए इनहिबिटरी रिस्पॉन्स। तो वो रिस्पॉन्स जनरेट होगा ताकि हम वो वेट को छोड़ दें। समझ में आया? क्लियर है? इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Got it? So when activated, GA2 sends information to spinal cord via sensory neuron, which in turn excite inhibitory neuron. Got it? Why it excite inhibitory neuron? क्यों करता है ये? ऐसा क्यों कर रहा है इनहिबिटरी रिस्पॉन्स? गोल्गी टेंडन ऑर्गन के बाद, इंफॉर्मेशन कैरी करने के बाद। हाँ, ज़्यादा टेंशन ना ले, हम छोड़ दे उसको, बस हो गया। इनहिबिटरी मतलब छोड़ो भाई, तुम्हारे काम का नहीं है। इनहिबिटरी रिफ्लेक्स प्रिवेंट मोटर न्यूरॉन फायरिंग, रिड्यूस द मसल्स फोर्स प्रोडक्शन, देयरफॉर द प्रोटेक्ट द मसल्स अगेंस्ट द कंट्रैक्शन इंड्यूस्ड इंजरी। क्या लाइन से समझ में आ रहा है आपको? इससे क्या होगा? प्रिवेंट मोटर न्यूरॉन फायरिंग एंड रिड्यूस द मसल्स फोर्स प्रोडक्शन। आपका जो फोर्स प्रोडक्शन होना वो बंद हो जाएगा, ताकि आप उसको प्रोटेक्टिव करो। भाई हमारे ताकत है, हमारी 50 kg की ताकत है, हम इतना उठा सकते हैं, अब हम उतना ही फोर्स लगाएंगे। हमारी कैपेसिटी 150 kg की नहीं है, 250 kg की नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उससे ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे। तो इनहिबिटरी रिस्पॉन्स की वजह से आया। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स स्ट्रेस रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स माइटोटिक रिफ्लेक्स या इनवर्स स्ट्रेस रिफ्लेक्स। गॉट इट? अप टू एनी डाउट? समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट हो तो रेज करो हैंड अपना। मसल स्पिंडल और गोल्गी टेंडन ऑर्गन में किसी को कुछ डाउट? निशांत, प्रशांत क्लियर है? उपेंद्र, मधुलिका, खुशी, खुशबू, ठीक है। चलो आप पढ़ सकते हो इसमें। GTO responds by sending a message to the spinal cord to inhibit the motor neuron firing and reduce the amount of force generated by the muscles. Interestingly, passive technique of muscles also activates the GTO and result in relaxation of stress muscles. बस मसल्स को रिलैक्स करेगा उसके रिस्पॉन्स में कि भाई फोर्स मत लगा, अपनी कैपेसिटी से बाहर है, जितना है उतना ही उठा। ठीक है, ये कौन बताता है? GTO बताता है। ब्रेन ने 2 लोगों को लगा के रखा है, एक तो GTO को लगा के रखा है और एक मसल स्पिंडल को, दोनों को बोल के रखा है कि भाई अगर जो भी है पर्सन अपनी लिमिट से बाहर जाए तो मेरे को आके बताना, इनसे तो बिल्कुल काम करवाना ही बंद कर दूंगा, इनको रिलैक्स कर दूंगा मैं इनके मसल्स को, अगर ये ज्यादा लोड उठाएंगे तो। ठीक है, तो ये 2 पर्सन है जो कंप्लेन करते हैं ब्रेन तक, एक तो GTO, एक मसल स्पिंडल, ये दोनों कंप्लेन करते हैं
कि अगर ज़्यादा अपनी लिमिट से बाहर जाएगी मसल्स तो हम उसके बारे में ब्रेन को बताएंगे, तो ब्रेन क्या करेगा, मसल्स को रिलैक्स कर देगा तुरंत। अब देखो क्या होता है, अगर हम, अब देखो एक टर्म आता है, अब सपोज हमने क्या किया, बहुत ज्यादा वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बार बार बहुत ज्यादा वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, कई सालों से वेट ट्रेनिंग एकदम बेहतरीन वाले कर रहे हैं, एकदम एलाइट वेरी, तो वो इंसान क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा वेट उठा सकता है, बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा सुपर ह्यूमन फिस्ट, मतलब बहुत ज्यादा वेट उठाते कई सारा, मतलब मैं कंपटीशन से भी ज्यादा की बात कर रहा हूँ, एकदम बेहतरीन वाला वेट उठाते। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये मैंने प्रोसेस बताई थी, जो मैंने प्रोसेस बताई थी तुम्हें अभी, वो प्रोसेस उन पर्सन्स में काम करना बंद कर देती है। उनको बताने वाला कोई रहता नहीं है कि तुमको क्या होता है, ये मैंने वेट उठाया, मसल्स में टेंशन आया, ठीक है, तो जीटीओ का काम क्या होता है कि टेंशन को लेके जाता ब्रेन तक, और ब्रेन क्या करता है, इसको क्या करता है, विड्रॉल कर लेता, इसको क्या कर देता, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या कर देता, मसल्स को रिलैक्स कर देता और ये ब्रेन वेट छोड़ देते हैं हम। बट हम क्या करते हैं, अगर रेपिडेट वेट ट्रेनिंग करें, बहुत ज्यादा वेट ट्रेनिंग करें बहुत ज्यादा, तो वो इंसान क्या करता है, बहुत ज्यादा वेट उठा लेता है, क्योंकि उनमें ये मैकेनिज्म काम करना बंद कर देता है। कौन सा मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म इफेक्टिव नहीं था, कौन सा, जीटीओ का ब्रेन को जाके बोलना। जीटीओ भी परेशान हो जाता है, जीटीओ किस लिए परेशान हो जाता है भाई, कि ये रोज रोज तो उठाते रहता है यार वेट ट्रेनिंग, इसकी इन्फॉर्मेशन है कहाँ रोज रोज जाके ब्रेन को बोलूं कि भाई ये 10 केजी उठा रहा है, आज 50 केजी उठा रहा है, तो जीटीओ थक जाता है। कई सालों तक अगर वेट ट्रेनिंग कर रहा है इंसान, तो जीटीओ का काम है बार बार मसल्स का बारे में, मसल्स के टेंशन के बारे में ब्रेन को बताना। अब कोई बहुत टाइम से बहुत ज्यादा वेट ट्रेनिंग कर रहा है, तो जीटीओ थक जाता है, तो अब वो जाके नहीं बोलता ब्रेन को, तो फिर वो पर्सन क्या करता है, बहुत ज्यादा वेट उठाने लग जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑटोजेनिक इनहिबिशन, ऑटोजेनिक इनहिबिशन। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑटोजेनिक इनहिबिशन तो मैंने प्रोसेस बताया, उसको बोलते हैं आपके रोकना। मतलब ऑटोजेनिक इनहिबिशन अगर काम नहीं करी तो क्या होता है कि इंसान पर्सन बहुत ज्यादा वेट उठाने लग जाता है। जो अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले, जो ब्रेन का, सॉरी अभी जो भी आपने डिलीट कर दो, जो भी प्रोसेस ब्रेन तक जाना, इंफॉर्मेशन को लेके जाना, ये बोलते हैं ऑटोजेनिक इनहिबिशन, ऑटोजेनिक इनहिबिशन। अभी जो हमने देखा स्ट्रेस रिफ्लेक्स है ना, माइटोटिक रिफ्लेक्स। पर अगर वेट ट्रेनिंग बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक कर रहे हैं, हम लंबे टाइम तक कर रहे हैं, तो जीटीओ थक जाता है, मतलब ये प्रोसेस काम करना बंद कर देती है, तो उस टाइम पे इस प्रोसेस को हम नहीं काम कर पाते हैं। क्लियर है? तो इंसान क्या है, ज्यादा वेट उठा सकता है, बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस में रेसिस्टेंट वीकेंड से कि ये इनहिबिट हो जाती है, प्रोसेस काम करना बंद कर जाती है। क्लियर है? इसके बारे में और देखेंगे रेसिस्टेंट ट्रेनिंग में, एडेप्टेशन ड्यू टू रेसिस्टेंट ट्रेनिंग। तो ये था गोल्गी टेंडन के बारे में, और किसके बारे में, मसल स्पिंडल के बारे में। तो क्या, बिकॉज ऑफ रेसिस्टेंट ट्रेनिंग टेंडन स्टिफनेस, इट इज फिजिबल डेट इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस ऑफ जीटीओ ऑन फोर्स प्रोडक्शन कुड बी ग्रेजुअली रिड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। क्या बोला मैंने, टेंडन के स्टिफनेस की वजह से और इसके वजह से अगर लगातार वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जीटीओ का काम करना बंद हो जाता है। दिस विल अलाउ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ मसल्स फोर्स एंड मैनी केसेस इंप्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर रेगुलर वेट ट्रेनिंग करेंगे तो जीटीओ का काम करना कम हो जाएगा, उसका इंफ्लुएंस कम हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है सबको यहां तक, है ना? मसल्स कीमोरिसेप्टर्स, ये शायद हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है, हाँ पढ़ लिया था ऑलरेडी हमने। मोटर यूनिट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है काफी सारा, राइट? मोटर यूनिट क्या होता है, एक सिंगल मोटर न्यूरॉन ज्वाइंट होता है मसल फाइबर से। मोटर न्यूरॉन इनर्वेट टू द मसल फाइबर और फॉर्म्स मोटर यूनिट। मोटर यूनिट का रिक्रूटमेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द लोड, ठीक है, लोड के ऊपर डिपेंड करता है। देखो सपोज स्टार्टिंग में क्या होता है, हम वॉकिंग कर रहे हैं, दो टाइप के मोटर यूनिट है, स्मॉल मोटर यूनिट, लार्ज मोटर यूनिट।
स्मॉल मोटर यूनिट किनको बोलेंगे? जो रेड मसल फाइबर से बनते हैं। ये रेड मसल फाइबर वाला है क्योंकि उसका डायमीटर कम होता है। लार्ज मोटर यूनिट जो मसल फाइबर व्हाइट वाले होते हैं, उनसे कोई सा न्यूरॉन अगर अटैच हो और ये बनेंगे लार्ज मोटर यूनिट। तो रिक्वायरमेंट, हम सब सपोज वॉकिंग कर रहे हैं नॉर्मल या बैठे हैं, तो नॉर्मली जब लो इंटेंसिटी पे सबसे पहले स्टार्ट रिक्वायरमेंट होगा व्हाइट मसल, सॉरी स्मॉल मोटर यूनिट का, ठीक है। फिर ग्रेजुअली जब फोर्स प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा तो लार्ज मोटर यूनिट का भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसको बोलते हैं हेनमैन्स साइज प्रिंसिपल। इसको क्या बोलेंगे? साइज प्रिंसिपल, है ना। इसका मतलब क्या है कि स्मॉल मोटर यूनिट रिक्रूट फर्स्ट, लिखो स्मॉल मोटर यूनिट रिक्रूट फर्स्ट, ठीक है, बिफोर लार्ज मोटर यूनिट। एज लोड इंक्रीजेस, द कंट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज मोटर यूनिट आल्सो इंक्रीजेस। देखो, एज लोड इंक्रीजेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज मोटर यूनिट आल्सो इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग लोड। तो सपोज अभी क्या कर रहे हो आप? दरवाजा खोल रहे हो। आपने दरवाजा खोला, एक हाथ से खुला नहीं खुला, दो हाथ से नहीं खुला, अपने बॉडी को बेंड करके बहुत ज्यादा ताकत लगाई। तो स्टार्टिंग में जब आप एक हाथ से खोल रहे थे तो आपका सिर्फ स्मॉल मोटर यूनिट रिक्रूट हो रहा था। आपने दोनों हाथ लगा के फोर्स लगाना, फिर भी नहीं खुला, फिर आपने क्या किया? और ज्यादा फोर्स लगाया। तो आपको फोर्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है फोर्स लगाने की, लार्ज मोटर यूनिट का भी रिक्रूटमेंट हो रहा है। क्लियर है सबको? लार्ज मोटर यूनिट मतलब जो मोटर यूनिट जो व्हाइट मसल्स फाइबर से बनी होती है, जिसमें मसल्स फाइबर व्हाइट होते हैं। और स्मॉल मोटर यूनिट मतलब जिसमें मसल फाइबर रेड होते हैं, क्योंकि इनका डायमीटर, रेड मसल फाइबर का डायमीटर छोटा होता है और व्हाइट मसल फाइबर का डायमीटर बड़ा होता है। इसकी अगर आपको डिटेल में और जानना हो तो मेरी एक यूट्यूब की पे वीडियो डाली है 10-15 मिनट की, उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा इसके बारे में, मोटर यूनिट के बारे में। क्लियर है सबको? आइज में ज्यादा होती है कंपेरेटिवली, क्योंकि फाइन मोटर एक्टिविटी करते हैं, है ना। लेग्स में कम होती है। ये बहुत सारी कई सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी यूट्यूब की वीडियो में, इतना ही ये काफी है। ये साइज प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था। लाइट वेट फर्स्ट मोटर यूनिट first are small size. This result in limited amount of force. When the force is more, the force is requirement is more, like heavy lifting, there is a progressive increasing recruitment of more large motor unit to increase the muscle force production. ठीक है? तब क्या होगा? Large motor sequential recruitment of large motor unit is called size principle, given by Elwood Hennemans. क्लियर है? सिंपल सी बात है। स्टार्टिंग में जब लो फोर्स रिक्वायरमेंट रहेगी तो लो स्मॉल मसल फाइबर का रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी लार्ज मोटर यूनिट का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ते जाएगा, है ना। इतना सही है। बस कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेन के फंक्शन देख लेते हैं, डेट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। 3 पार्ट होता है ब्रेन का, सेरिब्रम, सेरिबलम और ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में क्या आता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स, है ना। तो ये कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है। सेरिब्रम, है ना, इसका काम क्या है? सेरिब्रम में एक पार्ट है सेरिब्रल कोर्टेक्स, जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको मोटर कोर्टेक्स भी बोलते हैं। सेरिब्रम में वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए है, वो क्या है? मोटर कोर्टेक्स। ये रहा मोटर कोर्टेक्स, आप देख सकते हो ये पार्ट मोटर कोर्टेक्स। सेरिब्रम वाला पार्ट क्या है? ये पूरा सेरिब्रम वाला है। इसमें मोटर कोर्टेक्स है जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। सेरिबलम, सेरिबलम क्या रोल प्ले करता है? कोऑर्डिनेटिंग का काम करता है, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट में मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेटिंग का काम करता है। और दूसरा काम क्या है इसका? कंट्रोल ऑफ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू फीडबैक फ्रॉम द प्रोप्रियोसेप्टर्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट में इसका हेल्प होता है,
राइट, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू फीडबैक फ्रॉम प्रोप्रियोसेप्टर्स, जो भी प्रोप्रियोसेप्टर से आता है, जैसे रिस्पॉन्स आया ना उसको कंट्रोल करता है, अभी हमने डिस्कस किया था, जो भी रिस्पॉन्स आता है। सेरिबेलम में इनिशिएट फास्ट बैलिस्टिक मूवमेंट वाया कनेक्शन विथ मोटर कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स के साथ में कंबाइन होके भी ये फास्ट और बैलिस्टिक मूवमेंट को इनिशिएट कर सकता है। क्लियर है? ब्रेन स्टेम मतलब क्या होता है? ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है। मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये दोनों क्या है? ब्रेन स्टेम के पार्ट है। इसमें रेस्पिरेटरी सेंट्रल कंट्रोल सेंटर है, मेटाबॉलिक कंट्रोल सेंटर है ना, मेटाबॉलिक फंक्शन का काम करता है ये, राइट। इक्विलिब्रियम, मसल स्टोन, ये याद रखना, इक्विलिब्रियम, मसल स्टोन, है ना, पोस्चरल टोन, इस चीज में ब्रेन स्टेम का काम है। मोटर कंट्रोल किसका था? सेरिब्रम का। मोटर वॉलेंट्रिक मूवमेंट सेरिब्रम का। कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट किसका काम है? सेरिबेलम का। लिखो, वॉलेंट्री मूवमेंट सेरिब्रम, बस इतना याद रखना, वॉलेंट्री मूवमेंट सेरिब्रम, कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, मॉनिटरिंग द कॉम्प्लेक्स मूवमेंट सेरिबेलम, इक्विलिब्रियम, मसल स्टोन, बॉडी पोस्चर, ब्रेन स्टेम। इतना लिख लो बस। ब्रेन स्टेम का काम क्या है? जो मैंने येलो में लिखा है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लू में लिखा है, मसल स्टोन, इक्विलिब्रियम एंड बॉडी पोस्चर, मसल स्टोन, पोस्चर टोन। ठीक है, ये किसका काम है? ब्रेन स्टेम का काम है। रिफ्लेक्स एक्शन, आपको मैंने बताया था, जैसे अचानक से आपको कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म करना हो, जैसे आपको पीछे से किसी ने पिंच किया, सुई चुबा दी, तो अचानक से आपका हाथ ड्रॉ हो जाएगा, तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है ना। एज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमारा क्या होता है? अचानक से विड्रॉल होता है हैंड का, उसमें बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। बाकी की हम पढ़ेंगे बायोमैकेनिक्स में, आपको और भी कई सारे दिखेंगे, ये रेसिप्रोकल इनर्वेशन है ना, इनको हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, बायोमैकेनिक्स में आएगा ये सब चीजें। अभी मैं बता देता हूं कि हमारी जब कंट्रैक्शन कर रहे हैं, तो जो मसल्स है, एगोनिस्ट मसल, बाइसेप्स की मसल्स, वो कंट्रैक्ट होगी, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा? इनहिबिटरी रिस्पॉन्स भी आएगा, हमारी टाइप्स ऑफ मसल्स रिलैक्स होगी, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन। इसे ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे बायोमैकेनिक्स में। अभी आपको मैं मसल स्टोन का थोड़ा सा बता देता हूं। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट? देखो, मसल स्टोन में क्या होता है, ये जैसे हमारा रिस्पॉन्स है ना, ये जो मोटर न्यूरॉन है, ये एक नॉर्मल सा मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है ना। तो ये हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो भी कंट्रैक्शन करना, रिलैक्सेशन करना। वहां पे एडिशनल एक और न्यूरॉन आता है, इसको बोलते हैं गामा न्यूरॉन, गामा मोटर न्यूरॉन, गामा एडिशनल, गामा मोटर न्यूरॉन। उसमें उसका रोल होता है मसल स्टोन में, है ना। गामा मोटर न्यूरॉन क्या करता है? इस केस में रोल प्ले करता है मसल स्टोन को मेंटेन करने के लिए। एंटीरियर ग्रे हॉर्न से इंपल्स आता है, राइट। एक मिनट है, मसल स्टोन एंटीरियर ग्रे हॉर्न से क्या होता है? इंपल्स आता है इसका, इतना याद रखना है। गामा न्यूरॉन इन द एंटीरियर हैंड और स्पाइनल कॉर्ड। कहां से इसका रिफ्लेक्स आता है? रिस्पॉन्स कहां से आता है? पोजीशन क्या है? कहां से आता है? एंटीरियर ग्रे हॉर्न, यहां से इसका रिस्पॉन्स आता है, जो कि मसल स्टोन को मेंटेन करता है थ्रू गामा मोटर न्यूरॉन। ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसका लिख लो, एंटीरियर ग्रे हॉर्न से आता है स्पाइनल कॉर्ड में, ये करता है मेंटेन मसल स्टोन को। ठीक है, मसल स्टोन होता क्या है? स्टेट ऑफ कंटिन्यूस एंड पैसिव पार्शियल कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स विथ इन सर्टेन विगर एंड टेंशन। मतलब एक नॉर्मल सा कंट्रैक्शन होता है, कंटिन्यूस कंट्रैक्शन होता है मसल्स में, है ना, उसको बोलते हैं मसल स्टोन।
जो कि पोस्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये था मसल टोन के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन, न्यूरल कंट्रोल ऑफ मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, एडेप्टेशन में देखें हम तो क्या क्या एडेप्टेशन होता है नर्वस सिस्टम पे। रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट, मोटर यूनिट मतलब जो बढ़ जाती है एक्सरसाइज करने के साथ में। क्या होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के साथ में क्या होता है, मोटर यूनिट का रिक्रूटमेंट बढ़ जाता है। सेकेंड लिखो, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मोटर यूनिट। मोटर यूनिट क्या क्या होती है, जब हम रेगुलर ट्रेनिंग करते एक्सरसाइज करते हैं तो मोटर यूनिट क्या है, आपस में सिंक्रोनाइज वे में काम करती है। अगर 4 लोग किसी टेबल को उठाने के लिए आ रहे हैं, अगर वो टेबल को अलग अलग टाइम पे उठाए तो क्या वो इफेक्टिवली फोर्स लग पाएगा? यस? क्या वो आसानी से काम कर पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे? हेलो, आवाज आ रही है? मैं स्क्रीन पे कुछ नहीं लिख रहा हूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं बस, आवाज सुनो। नहीं ना, तो उनको साथ में काम करने की जरूरत है। तो वहां पे क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मोटर यूनिट, ये एडेप्टेशन होता है नर्वस सिस्टम में। ठीक है, एक जो मैंने बताया आपको ऑटोजेनिक इनहिबिशन है ना, और क्या क्या चेंजेस होते हैं, रेट कोडिंग, इम्पल्स का जनरेशन, इम्पल्स का ट्रांसमिशन अच्छे से होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ इम्पल्स जनरेशन अच्छे से होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है, न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशन से ट्रेनिंग की वजह से। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इसका और हम पढ़ेंगे डिटेल में, और अभी हमने देखा भी होगा मस्कुलर सिस्टम में भी पढ़ा था हल्का सा। तो इट वॉज ऑल अबाउट nervous system. Let me stop the recording, and if you have any doubt, we can discuss now.